स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग भाई। उम्मीद है कि सब लोग पढ़ लिख रहे होंगे भाई, अपनी प्रिपरेशन में बिजी होंगे। तो चलिए फिर आपको प्रिपरेशन में थोड़े हेल्प करने के लिए हमने भी एक छोटा सा आर्टिकल निकाला है आज की डेट के लिए, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, अगर हम कायदे से वर्क एनर्जी कोलिजन मोमेंटम सेंटर ऑफ मास अगर पढ़ लेते हैं तो फिर मैकेनिक्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट पढ़ें कैसे, यानी यहाँ मैक्सिमम टाइम तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उन्हीं सब को रिमूव करने के लिए, आपकी ऐसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने एक आज की डेट में सबसे छोटा सा आर्टिकल निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए फिर समय नहीं खराब करते, देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए यानी मान लीजिए कि हम लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में नहीं है तो फिर सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। यानी ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स से मतलब है हमारा, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एक M1 हो गया, M2 हो गया, सेपरेशन R, तो आप फोर्स लिखा करते हैं G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यानी यहाँ जो फोर्स है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हो गया, यानी पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो दिस फोर्स विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसके अलावा और भी हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में। वो कौन सा फोर्स होता है, कहेंगे एक चार्ज यहाँ पे रख दो Q1, दूसरा एक फोर्स यहाँ पे रख दो भाई, चार्ज रख दो यहाँ पे Q2। अब Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन R हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी दिस फोर्स इज ऑल्सो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स, यानी इधर आप इसे पुल कर रहे होंगे, आप एक्सटर्नल एजेंट हो गए, डिफॉर्म कर रखा है आपने एक्स, तो स्प्रिंग इस डिफॉर्मेशन का अपोज करेगी और एक फोर्स लगा देगी kx। तो यहाँ पर भी जो kx है ये भी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। डिपेंड करता है कि आपने स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया। तो इस तरीके के जितने भी फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब इन्हीं कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव टाइम्स वर्क होगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव टाइम्स वर्क जो होगा वो सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी वही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस स्प्रिंग का जो केस अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, स्प्रिंग को पुल करने वाला काम कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किसके अगेंस्ट है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यानी एक्सटर्नल एजेंट भी जो वर्क करेगा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, वो वर्क भी सिस्टम में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एक और थोड़ी सी बात, अब वो थोड़ी सी बात क्या है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हैं। अब ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हैं तो इनका जो वर्क होगा
वो भी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब पोजीशन पे वर्क डिपेंड करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क पोजीशन पे डिपेंड करेगा। पोजीशन पे वर्क डिपेंड करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोजीशन डिपेंडेंट हो जाएगी। यानी बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, देन देयर वर्क इज आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन। अब पोजीशन किसी की हमें रिप्रेजेंट करनी है, बतानी है, तो उसके लिए एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, एक फिक्स जगह होनी चाहिए जहां से हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लौट करके आ गए और हमने आपसे कह दिया कि ये हो गई भाई रेफरेंस लाइन, यानी इस रेफरेंस लाइन से हम पोजीशन को मेजर करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है r, तो यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दिया u नॉट। अब अगर इसे हम ले करके इधर ऐसे पहुंच गए यहाँ पे, तो सिस्टम की अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ इसके पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने लिख दिया uf, और इस रेफरेंस लाइन से जो इसकी पोजीशन हो गई वो पोजीशन हो गई यहाँ पे r प्लस डी आर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ जो होगा वर्क डन बाई, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर हम लिखते हैं तो इसे लिखेंगे नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यानी माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, या कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि जो भी होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होता भी नहीं। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो फिर देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन पे डिपेंड हो रही है। अब ये पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कैसे पॉजिटिव होगी, कैसे नेगेटिव होगी उसकी बात कर लेते हैं, और जीरो कैसी होगी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने लिखा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, एक रेफरेंस लाइन चाहिए। अब इस रेफरेंस लाइन पे सपोज एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। अब इस m पे जो इसका वेट होगा यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही कंजर्वेटिव फोर्स है, और कितना होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ जो mg हो गया यानी कंजर्वेटिव फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड। अब इसे उठाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को आना होगा। अब एक्सटर्नल एजेंट इसे अगर पुल करके ऊपर ले जाएगा तो इस एक्सटर्नल एजेंट को मिनिमम वेट के बराबर फोर्स लगाना होगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट वेट से कम फोर्स अप्लाई करेगा तो ये ब्लॉक उठेगा नहीं, और ज्यादा अप्लाई कर सकता है बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। समझ गए भाई। तो मिनिमम कितना एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होना चाहिए, mg के बराबर। अब यहाँ से मान लीजिए उठा के हमने इसे h हाइट पे शिफ्ट कर दिया। h हाइट पे अगर हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो यहाँ जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यहाँ जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हमने लिखा WC इज इक्वल टू
फोर्स हो गया देखो mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और आगे लिख देते cos 180। तो यहाँ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हमें मिल गया -mgh। अब अगर हम कहें कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है u नॉट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई u, तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो ये होना चाहिए -wc, यानी हमने लिखा माइनस और wc भी है -mgh, ऐसा हमने लिखा तो ये हो गया mgh। यानी यहाँ जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे मिल गई हमको, पॉजिटिव मिल गई। तो रेफरेंस लाइन से ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम रेफरेंस लाइन फिक्स कर रहे हैं, उससे ऊपर की तरफ डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, देखो पॉजिटिव हो गई। अब यहीं पे फिर थोड़ा सा देखते हैं, अभी अभी हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन। अब डिपेंड्स ऑन पोजीशन वाली बात है तो यहाँ ये रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो भाई इसकी जो पोजीशन है फ्रॉम रेफरेंस लाइन वो क्या है, 0, यानी रेफरेंस लाइन पे ही है। तो जब इसकी पोजीशन 0 हो गई तो इसके पास फिर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी रेफरेंस लाइन से अगर एबव हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 भी होगी, क्योंकि पोजीशन कहाँ से मेजर करते हैं, रेफरेंस लाइन से। ब्लॉक कहाँ पे रखा हुआ है, रेफरेंस लाइन पे, तो रेफरेंस लाइन से ब्लॉक की पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई, तो रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 होगी। इतनी बात समझ में आ गया। यानी रेफरेंस लाइन से देखिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, रेफरेंस लाइन से ऊपर इस ब्लॉक को शिफ्ट किया तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क हमें मिला नेगेटिव। अब उसका वर्क मिला नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब 0 वाली एनर्जी भी मिल गई। अब बात करते हैं हम कि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होगी। तो नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, देखो रेफरेंस लाइन बनाया, रेफरेंस लाइन पे हमने ऐसे ये ब्लॉक रख लिया जिसका मास है m। अब इस पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स इस पे हो गया mg, और इस mg की वजह से अगर हम धीरे धीरे इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए h हाइट, तो यहाँ जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो फोर्स तो हो गया भाई mg, डिस्प्लेसमेंट भी इसका हो गया h, लेकिन इस बार ब्लॉक जो है हमारा उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस बार सेम डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अब थीटा 0 हो गया तो हम यहाँ पे लिख देते cos 0, cos 0 लिखते तो वर्क हमें क्या मिलता, पॉजिटिव में मिल गया, कितना मिला, mgh। अब फिर हम कहें कि यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है u नॉट, अभी मैंने बताया रेफरेंस लाइन पे क्या होगी, 0, बट मैंने लिख दिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दिया, u, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर हम कहेंगे होना चाहिए नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ देखिए हमने लिखा -mgh, u नॉट तो हम पहले ही कह चुके हैं रेफरेंस लाइन पे क्या होगी, 0, तो फिर u क्या मिल गया हमको, -mgh। यानी पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। रेफरेंस लाइन से एबव है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई और फोर्स है तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऊपर लेकर के गए, तो रेफरेंस लाइन से अगर लेफ्ट राइट में, अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में क्या होगी, नेगेटिव, और रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, यानी होता क्या है, तो वही कहेंगे नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए भाई। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है, तो स्प्रिंग आपने कहा कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है,
यानी अभी आपने इसको थोड़ा सा खींच रखा है, कितना, x। तो इस समय जो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा वो होना चाहिए भाई kx। अब अगर आप इसी स्प्रिंग को थोड़ा और स्ट्रेच करते, और स्ट्रेच मतलब यहां ले आते इसको, कितना सा और स्ट्रेच कर दिया तो dx। अब dx स्ट्रेच कर दिया तो देखिए स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ। तो अगर हम यहाँ लिखें dw स्प्रिंग यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये होना चाहिए F स्प्रिंग, फिर हो गया dx, और आगे लिखते cos 180, यानी इधर हो गया माइनस, फिर हो गया kx और हो गया dx। इंटीग्रेट कर दें अगर इसको हम 0 से x, तो यहाँ जो हमें मिला वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स वो हो गया -12 kx स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि जब हमारी स्प्रिंग अनडिफॉर्म थी तो x क्या हुआ करता था, 0। अब x यहाँ होता था 0 यानी पोजीशन 0 थी, तो यहाँ पे जो u नॉट होना चाहिए वो क्या हो गया, 0। और जब यहाँ तक हमने इसको पुल कर लिया x डिस्टेंस, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई uf। अब अगर लिखते हैं हम यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता -wc। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो भाई 0 है, और ये हो गया माइनस, वर्क अभी अभी हमने क्या लिखा है, -12 kx स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई 12 kx स्क्वायर। यानी इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब इतना भी अगर हम लोग समझ गए हैं तो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी जब बात कर रहे थे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो चलिए यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट के फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पढ़ना हमको केवल है 3 पोटेंशियल एनर्जी। एक तो होगी स्प्रिंग में, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल, तीसरी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे लौट करके हम आए, और यहाँ आपसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए हमारे पास में एक रॉड है, और इस रॉड की जो लेंथ है वो है L, और रॉड का जो मास है वो है m। अब हमें करना क्या है, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो रॉड का जो मास है वो ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है भाई, यानी मास पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है एक लाइन में, L लेंथ में पूरा मास रॉड का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम यहाँ डायरेक्टली mgh नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, हमने यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस हो गई dy, और इस पे मास कितना होगा तो हम कहेंगे dm होगा। यानी देखिए L लेंथ में कितना मास हो गया m, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा वो हो जाएगा m/l। तो dy लेंथ में कितना मास होगा उसी को हम कहेंगे dm, और dm क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास इनटू dy लेंथ, तो ये हो गया dm। अब इस dm की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, क्योंकि इस लाइन को हमने क्या कह दिया, रेफरेंस लाइन, इस लाइन को क्या बोला मैंने, रेफरेंस लाइन। तो अब इससे ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी du, जो होना चाहिए dm इंटू g इंटू वाई। अब dm की मैंने वैल्यू लिख दी m/l g y, और ये हो गया dy। अब इसे अगर इंटीग्रेट कर दें 0 से l, तो ये मिला हमको m/l g हो गया, और फिर हो गया L²/2, यानी हमने लिखा इसको mg/L/2। तो ये इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी जितने भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, वायर, रोप,
स्ट्रिंग, रॉड, चेन, ये सारे वन डायमेंशनल हो गए। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा हम लोग लिखेंगे mgl/2। या यहीं से हमें एक आइडिया मिला कि अगर हम लोग ये कहते थे कि अगर रॉड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट पे होगा, यानी L/2 हाइट पे होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 हाइट पे होगा। अब अगर सेंटर ऑफ मास इसका L/2 हाइट पे है तो हम इस फार्मूले को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं हम इसको? mg/yc। yc क्या हो गया? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। yc हो गया हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस लाइन। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जितने भी वन डायमेंशनल हैं, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा। L/2 पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg/c। अब इसी फार्मूले को, यानी इस बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज ए फार्मूला और बहुत सारे मास की, यानी बहुत सारी बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे, यानी अब हम अगर बात करें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई ये रिंग है। ये जो आप देख रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग हो गई। अब ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो फिर ये रिंग का होना चाहिए सेंटर और ये होनी चाहिए रिंग की रेडियस। समझ गए भाई? अब इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r/पाई हाइट पे होता है। तो अगर हम इस लाइन को कह दें कि ये रेफरेंस लाइन है तो अब इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो लिख सकते हैं mg/c। फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लिख लेंगे mg × 2r/पाई। डायरेक्टली आंसर आ गया। यह मान लीजिए हमारे पास में कोई डिस्क है सेमी सर्कुलर, यानी ये डिस्क है, इसको हमने कह दिया रेफरेंस लाइन। ये जो दिख रही है ये हो गई डिस्क, ये हो गया भाई डिस्क का सेंटर और यहाँ हो गई रेडियस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा और इसके लिए yc क्या होगी? 4r/3 तो जब ये 4r/3 इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो इस डिस्क की हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं भाई mg/c के अकॉर्डिंग, और रेफरेंस लाइन से ऊपर है इसलिए प्लस नहीं होगा, और तो हमने लिख दिया mg × 4r/3, यानी ये डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। या इसके अलावा देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन वगैरह कुछ जल्दी समझ में आ जाते हैं। यानी यहाँ पे ये देखो चेन है। अब ये चेन यहाँ पे इस तरीके से हैंग करके रखा हुआ है। चेन की लेंथ कितनी है? L, और इस चेन का मास हो गया m। अब अगर इसे ऊपर ऐसे उठाया जाए और फिर पूछ लिया जाए कि इसे पूरा लिफ्ट करने में, यानी ये क्या है भाई? ये रेफरेंस लाइन है, यानी इस चेन को रेफरेंस लाइन तक अगर लिफ्ट किया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। यानी फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू लिफ्टिंग द चेन फ्रॉम हाइट L, यानी अप टू हाइट L फ्रॉम रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन से L हाइट इसको ऊपर लेके जाना है। तो अभी हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है इसमें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। यानी कितनी दूर होगा इसका सेंटर ऑफ मास? तो ये होना चाहिए -mg/L/2। तो -mg/L/2 ये हो गया भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
यहाँ पे जो लिख रखा है वो माइनस mgl/2 क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसे हम, ये रिफरेंस लाइन है, वहां पे जगह नहीं है तो ऐसे देख लेते हैं, जब हम इसे रेफरेंस लाइन तक ऐसे उठा के ले जाएंगे तो अब इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, क्योंकि ये इसका सीएम है, तो ये इसका वाईसी होगा, और वाईसी अब कितना हो जाएगा, L/2 प्लस में होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी लिखें तो ये होना चाहिए प्लस में mgl/2। कैलकुलेट क्या करना है हमें, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो ये होना चाहिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हो गया भाई mgl/2, फिर किया माइनस, और ये हो गया माइनस mgl/2, तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर हो गया mgl। यानी इस चेन को पूरा उठाने में कितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, mgl। समझ गए भाई, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बट अगर यही कहते हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स था, तब हमें यहाँ पे लिखना पड़ता नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए भाई, तो यहाँ से प्लस माइनस के जो आपके डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। या एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब फिर देखते हैं, मान लीजिए किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे एक नेल लगी हुई है, नेल समझ गए ना, कील लगी हुई है, और इस नेल से आपने एक चेन टांग रखी है, इस नेल में ऐसे ये चेन टंगी हुई है। अब ये जो चेन आप देख रहे हैं ये ऐसे यहाँ पे लटकी हुई है भाई। अब अगर कह दिया गया कि इसका जो लोअर एंड है, इस लोअर एंड को भी उठा करके आप इसी नेल में टांग दीजिए, टांग दीजिए। अब टांग रहे हैं आप, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो गए, एक्सटर्नल एजेंट। यानी कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू हैंगिंग द लोअर एंड ऑफ चेन ऑन द नेल। समझ गए, यानी इसे अगर हमें फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे टांगना है इस लोअर एंड को, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। हम क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, हमें अपना वर्क निकालना है। तो फिर से हम वही कहेंगे कि इसकी अगर लेंथ है L और इस चेन का मास है M और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर यहाँ होना चाहिए इसका CM और ये होना चाहिए इसकी YC क्या होगा भाई, L/2। तो यहाँ जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो होना चाहिए माइनस mgl/2। कितनी है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgl/2। अब हमने इसके लोअर एंड को भी इसी में टांग दिया, तो ये जो नेल लगी थी जिसमें ये चेन ऐसे टंगी हुई थी, इसमें हमने इस चेन को फिर से घुमा के ऐसे इसी में टांग दिया। अब अगर इसको हमने फिर से इसी में ऐसे टांग दिया तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी L/2। अब इसका CM भी यहाँ कहीं होगा, तो ये जो इतनी डिस्टेंस है इसकी YC, वो YC अब जानते हैं क्या हो जाएगी, L/2 की हाफ, यानी L/4 होगी। L/2 होगी, चेन को आपने फोल्ड करके टांग दिया। अब जो चेन की डबल होने के बाद लेंथ हुई वो कितनी हो गई, L/2 हो गई। अब चेन की ये लेंथ अगर L/2 हो गई तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास L/2 के मिड पे होगा, L/2 के मिड पे होगा मतलब L/4 पे होगा। अब L/4 पे होगा तो इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होना चाहिए mgl/4। अब यहाँ अगर हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो हमें करना पड़ेगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये रहा माइनस mgl/4, फिर करते हैं माइनस mgl/2। तो यहाँ जो वर्क करना पड़ा वो हो जाएगा mgl/4। यानी कैसा वर्क हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि अगेंस्ट वर्क कर रहा है ग्रेविटी के।
ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, लिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, यानी इतना सा हमें काम करना पड़ेगा, इतना सा वर्क होगा। अब उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। यह एक बहुत चर्चित सा क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाता है देखने के लिए, और वो क्या होता है तो चलो उसको भी देख लेते हैं। यानी एक क्वेश्चन हुआ करता है, हर जगह दिखता रहता है कि एक टेबल हो गई और इस टेबल पे कहते हैं कि कोई चेन पड़ी हुई है या रोप है इसमें से, जो इस टेबल के एज से ऐसे हैंग कर रही है, और कितनी हैंग कर रही है, तो अगर इसकी लेंथ है L, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ चेन इज L, और यहाँ जो हैंग कर रही है वो L का कोई पार्ट है, हमने लिख दिया L/N, यानी हाफ भी हो सकती है, हाफ है तो क्या लिखेंगे L/2, 1/3 हैंग कर रही है तो क्या लिखेंगे L/3, 1/4 हैंग कर रही है तो क्या लिखेंगे L/4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे L/N, यानी 1/n पार्ट ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम एज ऑफ टेबल। समझ गए, समझ गए भाई। और क्वेश्चन क्या हो गया, देन फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to pulling the chain, to pulling the chain on the table, यानी to pulling the chain on the table, यानी चेन को टेबल पे पुल करने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, इसके मिड पॉइंट पे, यानी यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये जो इसकी YC है, ये YC जो यहाँ पे इतनी सी दिख रही है, ये YC क्या हो जाएगी L/2n होगी। अब यही अगर हम कहना शुरू करें कि L लेंथ में कितना मास है M, यूनिट लेंथ में कितना मास होगा तो होगा M/L, तो ये जो L/N पार्ट चेन्स का हैंग कर रहा है नीचे एज से, उसमें कितना मास होगा, तो उसमें कितना मास होगा उसी को हमने कह दिया M', और ये M' होना चाहिए M/L इंटू L/N, तो M' हमें मिल गया M/N। अब अगर इसके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये हो गया, पहले तो माइनस लगाओ क्योंकि ये जो लाइन है टेबल, इसी को हमने माना है रेफरेंस लाइन, तो नीचे आ गए तो माइनस। अब मास कितना हो गया M/N, G हो गया, और सेंटर ऑफ मास की डेप्थ कितनी होगी, कितना नीचे है L/2n, उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो L/2n, तो यहाँ से पता चला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -mgL/2n²। अब इसके बाद जब हम इस चेन को, ये जो टेबल है इस पे हमारी चेन पड़ी हुई है, और जब हम इस चेन को पुल करके टेबल पे ले आएंगे, जब इस चेन को हम पुल करके टेबल पे ले आएंगे तो फिर चेन तो आ गई रेफरेंस लाइन पे, क्योंकि यही रेफरेंस लाइन थी। अब जब चेन आ गई रेफरेंस लाइन पे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब हम लिखें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो ये तो हो गया था 0 माइनस mgL/2n², तो यहाँ से हमें मिल गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो गया mgL/2n²। यानी अगर ये लेंथ होती L/2 तो वर्क यहाँ पे हो गया था mgL/8, समझ गए भाई। और अगर ये L/3 होती
तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 यानी mgl/18। तो इस तरीके से ये हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी हेल्प से, तो वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर से हम कुछ और आपको पोटेंशियल एनर्जी बता देते हैं, बाकी फिर आप लोग तो आगे कोशिश कर ही लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर है, इसकी हाइट भी है L। अब देखिए भाई इसका जो एक्सिस है वो तो ये हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। तो इसका पूरा मास कहाँ पे एज्यूम किया जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे। और अगर इस लाइन को हम कह दें रेफरेंस लाइन, तो इसकी ये जो YC होगी, ये वाली हाइट YC, वो कितनी हो गई L/2। तो इसकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे भी हम लिख देंगे mgL/2। अब यहाँ पे एक फिर कंफ्यूजन, क्योंकि हमने यहाँ एक चीज तो क्लियर की ही नहीं कि ये सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है। तो भाई ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, दोनों का सेंटर ऑफ मास सिलेंडर की एक्सिस पे होता है और L/2 हाइट पे होता है। समझ गए भाई। तो यहाँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ गए यहाँ पे, तो ये सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है और हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। समझ गए भाई। तो ये सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है और हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, और दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लिखना है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए भाई। अब देखिए इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म कंटेनर है और इस यूनिफॉर्म कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेनर की हो गई A, और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है अप टू हाइट H। कितनी हाइट तक भरा हुआ है H। अब अगर यहाँ कोई आपसे कहे कि इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल दो, तो फिर यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पे पानी भर दिया, तो अब ये आपको सॉलिड सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा। सॉलिड सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा तो हम कहेंगे यहाँ पे इसका CM होना चाहिए, और ये इस बॉटम को ही अगर हम कह दें ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो क्या होगी H/2। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो क्या हो जाता है mgH/2। ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इतने से पानी को अगर हम ग्राउंड पे गिरा दें, तो ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ आ जाएगी। अब गिरा देंगे बड़ी सी जगह में, तो जो पानी होगा बाहर निकलेगा सरफेस पे, उसकी हाइट क्या होगी नेग्लेजिबल होगी। नेग्लेजिबल होगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कह देंगे 0। अब यहाँ कितना आपको वर्क करना पड़ा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए भाई। तो इतना सा आपको वर्क करना पड़ेगा इसे पूरा खाली करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अब इधर आ गए। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि हमारे पास में एक ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है भाई, और ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है। अब ग्राउंड पे रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, स्फीयर के सेंटर पे होगा। अब स्फीयर के सेंटर पे ही होगा अगर इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या हो गई R। अब इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो क्या होगी mgr होगी। समझ गए भाई, इतना क्लियर हो गया। या फिर आते हैं कि जो फार्मूले हैं सेंटर ऑफ मास से अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़े, इनको कहाँ और कब कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए इधर हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, इस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई किया। समझ गए। आगे बताते हैं आपको एक और। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये है कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस का ये सेंटर हो गया और ये होगी रेडियस। अब इसके ऊपर एक चेन पड़ी हुई है ऐसे,
रोप भी हो सकती है। तो चेन या रोप कुछ इसके ऊपर ऐसे पड़ी हुई है। अब ये चेन या रोप अगर इसके ऊपर पड़ी हुई है और कह दिया गया कि बताओ भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो चेन है उसकी जो शेप हमको दिख रही है वो क्या होगी, सेमी सर्कुलर रिंग होगी। अब सेमी सर्कुलर रिंग हो गई तो उसका सेंटर ऑफ मास अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ से कितनी दूर होता है, तो वो हाइट थी 2r/पाई। तो जब पता चल गया हमें कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हमने तुरंत लिखा पोटेंशियल एनर्जी mg/c और yc की वैल्यू डाल दी। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे हम कहाँ पहुंच गए, आंसर में। यानी इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, mg/2r/पाई। इतना क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जितने भी, जैसे मान लीजिए अब आपको ये मिल गया भाई, कोई कोन रखा हुआ मिल गया। अब ये कोन रखा हुआ मिल गया और ये कोन कैसा है, तुमने कहा सॉलिड है भाई। तो सॉलिड कोन हो गया और इसकी हाइट भी कितनी है, h। तो हाइट इसकी हो गई भाई h, और इसी को अगर हम रेफरेंस लाइन मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इस कोन का जो cm यानी सेंटर ऑफ मास होता है सॉलिड कोन का, वो कहाँ पे होता है, h/4 हाइट पे होता है। तो अब इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो लिख दिया हमने mgh/4। समझ गए भाई, कितना लिख दिया हमने, mgh/4। और इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। तो ये समझ में आ गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एक रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिख रहे हैं तो रेफरेंस लाइन से ऊपर हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। रेफरेंस लाइन पे क्या कहेंगे, जीरो। और रेफरेंस लाइन से नीचे क्या कहेंगे, नेगेटिव होगी। और अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और अगर हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम कहेंगे नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का अगर तरीका हमें मालूम है, सेंटर ऑफ मास लिखना हमें आता है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम सेगमेंट ले करके लिखें फिर उसे इंटीग्रेट करें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बात समझ गए। या फिर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड वगैरह भरा रखा है तो भी हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि हमें पता चल गया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे mg/c। क्लियर हो गया। और एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी अभी हमने आपसे कह दिया ये क्यूब है। अब ये जो क्यूब दिख रहा है ये ऐसे रखा हुआ है भाई ग्राउंड पे। अब ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो फिर इसका भी जो cm है वो यहाँ पे होगा। और इसकी टोटल हाइट अगर हम कह रहे हैं कि ये h है, तो इसका जो yc है वो yc क्या होगा, फिर h/2 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh/2। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब नहीं है, हमारे पास तो 2-3 क्यूब है और वो सबके सब ऐसे ही ग्राउंड पे रखे हुए हैं। अब अगर इन्हें हम अरेंज करें एक के ऊपर एक, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप समझ गए होंगे। अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, mgh/2। अब इसके ऊपर एक आइडेंटिकल क्यूब अगर रखते हैं तो उसकी भी इनिशियल एनर्जी क्या थी, mgh/2। अब यहाँ रख देंगे तो h/2, h के ऊपर रख दिया ना h/2, तो कितनी हो गई 3h/2 फाइनल। जैसे सपोज यहाँ पे हमने कह दिया ये क्यूब है और इसकी हाइट h है, तो यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, mgh/2। दूसरा ये भी क्यूब यहीं पे रखा हुआ है, सेम हाइट है, आइडेंटिकल क्यूब है,
तो इसका भी CM यहाँ होगा, इसका भी CM यहाँ है, तो इसकी भी जो इनिशियल एनर्जी है वो क्या है, mgh/2। समझ गए। अब अगर हमसे कहा गया कि इन दोनों क्यूब को अरेंज कर दो एक के ऊपर एक, तो ये तो हो गई भाई रेफरेंस लाइन। अब इसके ऊपर जब हमने दूसरा क्यूब, तो इस क्यूब का CM तो यहाँ पे था, कितनी हाइट पे, h/2, और इस क्यूब का CM अब यहाँ हो जाएगा, जिसमें ये कितनी हाइट हो गई, h/2, ये कितनी हाइट हो गई, h। तो अब अगर इसकी हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये हो गई mg, और इधर हो गया 3h/2, और इनिशियल कितनी है, mgh/2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 3mgh/2 माइनस mgh/2। तो यहाँ से मिल गया हमको mgh। यानी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वर्क करना पड़ा। ये तो चलिए कोई बात नहीं, 2 थे, 3 4 भी हो सकते हैं, तो हम सब के लिए ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। उम्मीद है ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसका अगला पार्ट नेक्स्ट डे फिर हम लोग यहीं पे समझेंगे। तब तक के लिए आराम करते हैं। आराम नहीं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।